नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। हाँ, वो इज ऑथर ऑफ आइलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। यहाँ बुक है द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो मैंने बोला ही था लेखक पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से। तो भाई, लेखक पे ब्रिटिश अधिकारी थे कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ करके, है ना। कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ करके इन्होंने बकायदा क्या है बुक लिखी है, द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया करके, जिसमें बकायदा सतपुड़ा और महादेव पहाड़ी और जो जंगल एरिया है, खासकर गोड़, कोरकू, बेगा, सभी जनजातियों के बारे में जो है आपका वो है। इसके अलावा आप देखेंगे, आपको पता है जो आपका पचमढ़ी है ना, वो भी खोजा गया था किसके द्वारा, जेम्स फोर्समिथ के द्वारा, है ना। पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है हमारा, पचमढ़ी से याद आया मुझे धूपगढ़, है ना। धूपगढ़ से याद आया सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, है ना। हाईएस्ट पीक आप देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पचमढ़ी में आपका देखोगे तो भाई आपका तवा रिवर मिलेगी, है ना, देनवा रिवर मिलेगी, है ना, देनवा रिवर मिलेगी आपकी पचमढ़ी में, तवा रिवर मिलेगी आपकी पचमढ़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाटरफॉल मिलेगा यहाँ पर फेमस, है ना। अप्सरा वाटरफॉल मिलेगा फेमस यहाँ पर पचमढ़ी में, है ना। महादेव रेंज आपकी लगती है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, कुछ बुक में 1350 भी है, कुछ में 1300 भी है, आप 1352 भी है हाइट। चलिए, कर्कराज मंदिर कहाँ पर है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था। कर्कराज मंदिर कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ पर है कर्कराज मंदिर? हाँ, कर्कराजेश्वर महादेव मंदिर, जी हाँ, कर्कराजेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, कर्क रेखा पर स्थित है ये महादेव मंदिर। आप देखेंगे खगोलीय गणना के हिसाब से फेमस है, उज्जैन में, है ना। कर्कराज कर्कराजेश्वर मंदिर करके शिव मंदिर है एक्चुअली में, आप देखेंगे ये, है ना। इसके अलावा आपका क्या है, जो आपका ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है ना, जयसिंह वाली, उसी के पास में है ना, कर्कराजेश्वर मंदिर। चलिए अगला है 23-24 में मध्य प्रदेश में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य ही आपको बताना है। हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे भी हम पढ़ेंगे इसको इकोनॉमी में, इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, क्या है आपका सिंचाई के बारे में विचार?
अपना स्कोर लिखते जाइएगा साथ के साथ में, है ना। जितने लोग देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, पहली एफएलटी से लेके आखिरी एफएलटी तक अपना स्कोर जरूर लिखते जाइएगा, फिर एवरेज निकालिएगा कितना सही हो रहे हैं। उतने एग्जाम में 101%, 10-20% बढ़ा के सही होंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा इरिगेशन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो कुएं और आपका इस पे होता है, ट्यूबवेल पे निर्भर है ना। मध्य प्रदेश आप देखेंगे जो इकोनॉमी का आप देखेंगे सिंचित एरिया जो है 65%, अगर आप देखेंगे 65% एरिया है मध्य प्रदेश का, वो इसी पर निर्भर है पूरा का पूरा। खासकर मालवा बेल्ट, है ना। मालवा बेल्ट में आपको पूरा कुआं मिलेगा, है ना। पूरा मालवा बेल्ट में आपको कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई जो है आपको देखने को मिलती है। खासकर इंदौर उज्जैन जो रीजन है ये यहाँ पर। जबकि आपका जो कैनाल है ये आपका जैसे चंबल बेल्ट है तो वहां पर कैनाल का यूज होता है। फिर नीचे आप आओगे नर्मदा बेल्ट, तो नर्मदा बेल्ट में आपका क्या है, आपका कैनाल का यूज होता है ना। बालाघाट और बुंदेलखंड में आप देखेंगे तालाब का यूज होता है ना। बालाघाट और बुंदेलखंड रीजन जो है, बालाघाट एंड बुंदेलखंड रीजन, यहाँ पर तालाब का यूज होता है। यहाँ पर तालाब से सिंचाई जो है जनरली की जाती है ना, पौंड से। चल अगला है आपका फोक डांस है आपका दांदर। ये किस ट्राइब का फोक डांस है ना। दांदर करके फोक डांस है, ये किस ट्राइब का फोक डांस है ये आपको बताना है। हाँ, इसे देखो अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये दांदर आप देखेंगे गोंड ट्राइब का है। इसे आप सैला डांस भी कहते हो, सैला डांस भी कहते हो इसको। इसे आप डंडा डांस भी कहते हो, है ना, डंडा डांस, डांडिया डांस भी कहते हो। तो अलग अलग नाम से जो है ये जाना जाता है। और ये गोंड से जो है आपका जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना। एक तरह से आपका जो बैतुल रीजन है, खासकर बैतुल वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा होता है ना। बैतुल वाले इलाके में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा और गौड़ से आपका जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। तो पहला नृत्य या आपका डंडा डांस इस नाम से भी आप देखोगे तो आपको दे देता है ये। रही बात भील की, तो भील का आपका सबसे फेमस कौन सा है, भील का है भगोरिया, है ना। भगोरिया नृत्य जो है या भगोरिया पर्व जो है, भगोरिया जो है भील का सबसे फेमस है डांस, ये आपको ध्यान रखना है। झाबुआ अलीराजपुर एरिया जो है इसके लिए जाना जाता है। झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, अलीराजपुर हो गया, इसके लिए जाना जाता है। और रही बात आपका कंवर की, तो कंवर की आप देखेंगे, कंवर जाति का भी मैंने आपको पढ़ाया था, बार नृत्य करके पढ़ाया था, है ना। बार नृत्य करके जो है कंवर ट्राइब का जो है फेमस है। जनरली जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है ना, छत्तीसगढ़ सीमा पर आपको क्या है, कंवर ट्राइब जो है देखने को मिलेगी। और इनका बार नृत्य जो है काफी ज्यादा फेमस है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डंडर नृत्य याद रखिएगा, मेनली आपका गौण का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। जी हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान जो है इसका उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। अब आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार की योजना है ये, और 2022 में इसको चालू किया था। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको चालू किया था। इसको बढ़ाकर इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2026 तक कर दी थी, है ना। इसके बाद इसका मेन उद्देश्य क्या है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर जगह लागू करना, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लागू करना इसका मेन उद्देश्य है आपका। और रही बात यहाँ पर, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का विकास करना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर लागू करने का इसका मेन उद्देश्य है। जिसमें सरपंच हो गए, गांव के पंच हो गए, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें फिर आपका पोर्टल भी है, मेरी पंचायत ऐप, ग्राम स्वराज ऐप, ये सब आपका पोर्टल के थ्रू जो है आपका अपडेट जो है इसमें पूरा चढ़ाया जाएगा। मेरी पंचायत ऐप करके है ना, ई ग्राम स्वराज ऐप करके है, ई ग्राम स्वराज ऐप करके है ना। तो इसमें पूरा अपडेट जो एक तरह से आपका चढ़ाया जाएगा, पंच सरपंच को बकायदा इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर स्कैनर यूज टू रीड इमेज, रिकॉग्नाइज टेक्स्ट फॉर्म
नोन एज। भाई टेक्स्ट को कौन पहचानता है, ये आपको बताना है। टेक्स्ट को कौन पहचानता है? कौन पहचाता है? क्या कहते हैं टेक्स्ट को पहचानने वाले को भाई? हाँ, किस नाम से जाना जाता है टेक्स्ट को पहचानने वाला? ओसीआर कहते हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर। हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओएमआर तो भैया आपकी ओएमआर शीट होती है, उसके लिए होता है। ओएमआर शीट को चेक करने के लिए ओएमआर वाला होता है। एमआईसीआर जो है ये आपका चेक में होता है, चेक जो आप बैंक में देते हो। बार कोड होता है आपका प्रोडक्ट पर, है ना, कोई भी प्रोडक्ट पर आपका इस तरह से लाइनिंग होती है ना, वो बार कोड होता है एक्चुअल में, है ना, ये आपको ध्यान रखना। और एमआईसीआर का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, बहुत बार पूछा गया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये आपको भूलना नहीं है ना, इस पे आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस आपको मिलने ही मिलने हैं, तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा ये चीज। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री। एक क्वेश्चन देखो मंत्रिमंडल से आ सकता है, तो मंत्रिमंडल पढ़ लेना, है ना, मंत्रिमंडल एक बार अच्छे से रीड कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, बिल्कुल आप इसको करना ही करना है ना। हाँ, मंत्रिमंडल, तो भाई मंत्रिमंडल में आप यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर जो सही है वो है आपका कौन, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भाई मंत्रिमंडल पढ़ लो। वो है सुश्री निर्मला भूरिया। जी हाँ, सुश्री निर्मला भूरिया जो है 16वीं विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री हैं। और 16वीं विधानसभा जो है आपकी कब से चलेगी, तो नवंबर 2023 में चुनाव हो गए थे, और ये चलेगी आपका नवंबर 2028 तक, है ना। तो वर्तमान वाली याद रखिएगा, 16वीं विधानसभा चल रही है, कई बार वो नंबर पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे श्रीमती कृष्णा गौर है ना, कृष्णा गौर के पास में आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग आपका है इनके पास में, पिछड़ा वर्ग जो है आपका, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है ना, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है इनको मिला रखा है ना, पिछड़ा वर्ग वाला। प्रतिमा बागरी की अगर बात करें तो ये आपका नगरीय विकास मंत्री है ना, नगरीय विकास, नगरीय विकास मंत्रालय जो है आपका इनको दे रखा है। और रही बात राधा सिंह की, तो ये पंचायत ग्रामीण करके हैं, है ना, पंचायत ग्रामीण करके हैं, मंत्रालय में आपकी शामिल है। चलिए, और रही बात पीएम, तो पता है ना अपना कौन है? हाँ, श्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो है पीएम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ सकता है पीएम कौन है। चल, अगला है प्रिंटर के रेजुलेशन को किस इकाई में मापा जाता है। तो भाई प्रिंटर आपने यूज किया होगा, है ना, प्रिंटर आपने यूज किया होगा, तो प्रिंटर में हमेशा आप देखेंगे डॉट में होता है, डॉट 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 डॉट, है ना, तो उसे कहते हैं डीपीआई, है ना, डॉट आपका होता है एक्चुअल में, तो डॉट आपका पर इंच के नाम से जाना जाता है ना, डॉट्स पर इंच के नाम से इसे जानते हैं। 1 इंच में कितने डॉट होंगे उसे डीपीआई कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जनरली आप देखेंगे एक स्क्वायर शेप में कितने डॉट आ रहे हैं 1 इंच में, वो प्रिंटर की डीपीआई को दर्शाता है। ठीक है, रही बात आपका, जैसे उदाहरण के तौर पे कहीं पर आपने देखा होगा ना 600 डीपीआई लिखा होता है, 1200 डीपीआई लिखा होता है, इस तरह से उदाहरण के तौर पे लिखा होता है ना, कि 1 इंच में कितनी ज्यादा डॉट्स आपकी आएंगी वो आपका प्रिंटर का होता है। पीपीआई क्या होता है? पिक्सल पर इंच होता है ना, पीपीआई होता है पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच। हाँ, बता पाएंगे पीपीआई किसके लिए यूज होता है? पीपीआई आप देखेंगे डिजिटल स्क्रीन जो होती है ना, मोबाइल की जैसे स्क्रीन होती है ना, डिजिटल स्क्रीन के लिए पीपीआई यूज होता है। डिजिटल स्क्रीन में इमेज जो है 1 इंच में कितने पिक्सल आपके आ रहे हैं वो आपका होता है
पीपीएम की बात करें तो पेजेस पर मिनट है ना, पेजेस पर मिनट होता है पीपीआई, पीपीएम पेजेस पर मिनट। ये प्रिंटर से रिलेटेड है, प्रिंटर से रिलेटेड है, कितने पेज एक मिनट में वो क्या कर पाएगा, आपका प्रिंट कर पाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपका क्या है, केबीएस है। केबीएस जनरली आपका होता नहीं है, किलो बिट्स पर सेकेंड होता है वैसे तो, है ना। केबीपीएस होता है एक्चुअली में वो, है ना। केबीएस कुछ होता नहीं है, किलो बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। ये आपका क्या होता है, केबीपीएस होता है एक्चुअली, है ना। तो केबीपीएस आप देखेंगे डेटा ट्रांसफर की स्पीड को बताता है। केबीपीएस डेटा ट्रांसफर की स्पीड को क्या बताता है, केबीपीएस बताता है ना। डेटा ट्रांसफर स्पीड। ये चारों आप याद रखिए, चारों में से हो सकता है कोई भी आपको पूछ ले एग्जाम में, इसको याद रखना है। चलिए अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम अभी तक 6-7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आने की पूरी संभावना है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है आपका, उसमें किस धारा में स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रावधान है। तो ये तो मेरे हिसाब से एकदम आपको रट गया होगा, और नहीं रटा है तो दोस्तों अभी भी मौका है, पढ़ लो। ये जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं मैंने आपको बताई भी हैं, इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपका आना ही आना है क्वेश्चन आपसे। धारा 14 पढ़ा है ना आपने, धारा 14? हाँ, धारा 14 से संबंधित है आपका, धारा 14 सेक्शन 14 जो है उससे रिलेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी धारा के बारे में बता पाएंगे, भूले तो नहीं ना? धारा 14 तो भूले नहीं हो आप? हाँ, समझ में है ना धारा 14, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं? हाँ, तो धारा 14 का संबंध याद रखिएगा किससे है, स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड है ना। स्पेशल कोर्ट का प्रावधान आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल 14। चले अगले क्वेश्चन पे चले। बाकी धारा तो पढ़ लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें पढ़ने में, याद रहेंगी बाकी धारा, भूलोगे तो नहीं आप लोग? हाँ, सेक्शन 14, हाँ, धारा 14। चल अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपका सांची में समुद्रगुप्त का विक्रमादित्य के शिलालेख में खालिस्तान का उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, या आपने पढ़ा है हिस्ट्री में? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। हाँ, आम्रक देव का, बिल्कुल, आम्रक देव का जो है आपको इसमें उल्लेख मिलता है। और जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, जिसे चक्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और 93 गुप्त सावंत इनका टाइम फ्रेम रहा होगा, उसी टाइम का जो है ये आपका वो है ना, 93 गुप्त संवत का आपका ये देखने को मिलता है ना। इसके अलावा आपका अमृत देव जो है आप देखेंगे वफादार सैन्य अधिकारी थे, है ना। जो अमृत देव थे सैन्य अधिकारी थे, एक्चुअल में सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना। बौद्ध धर्म को क्या है, फॉलो किया था, है ना, अमृत देव ने, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे आपका क्या है यहाँ पर, ईश्वर वाशक नामक गांव जो है दान में दिया था, ये मैंने आपको बताया था। ईश्वर वाशक, ईश्वर वाशक गांव करके था, है ना। ये दान में दिया था भिक्षुओं को अपने बिहार और वो बनाने के लिए, है ना। चलो अगला है, जब कोई वेज पेज पर सर्वर उपलब्ध नहीं होता है तो एचटीटीपी कौन सा कोड आपको बताता है, ये आपको बताना है। हाँ, एचटीटीपी तो पता है ना, क्या है फुल फॉर्म, एचटीटीपी?
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखना फुल फॉर्म। क्या देता है? 404 देता है, 3 डिजिट 3 अंकों का कोड देता है 404। इसका मतलब है कि भाई जो यूआरएल है वो आपका हटा लिया गया है, यूआरएल हटा लिया गया है या उपलब्ध नहीं है ना, या नॉट फाउंड है आपका। ये कोड आपका 404 को दर्शाता है। 403 की बात करें तो 403 किससे संबंध है? फॉरबिडन से रिलेटेड है, फॉरबिडन से संबंधित होता है 303, है ना। इसका मतलब होता है कि भाई जो आपका यूआरएल है वो उपलब्ध नहीं है ना, यूआरएल उपलब्ध नहीं है, फॉरबिडन, है ना, उपलब्ध नहीं है यूआरएल 303 से संबंधित है, सॉरी 403, है ना, मतलब एक तरह से परमिशन नहीं है उसको, है ना, मतलब पेज है लेकिन उपलब्ध नहीं है, मतलब परमिशन नहीं है, एक्चुअल में फॉरबिडन है, परमिशन नहीं है उसको एक्सेस करने की, तो 403 है वो। 303 आपका होता है नॉट मॉडिफाइड करके, है ना, 303 होता है नॉट मॉडिफाई का, नॉट मॉडिफाइड का, वेब पेज मॉडिफाई नहीं है, ये उसको बताता है। चलिए तो ये याद रखिएगा। अगला है 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जनरली आपका 2024 का ज्वाइंटली दिया गया है, 2 लोगों को, है ना, 2 लोगों को आपका क्या है, ज्वाइंटली दिया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2024 का पूछा है, सॉरी मैं 25 का बता रहा था आपको, हाँ 2024 का तो आपका विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। 25 का जो है जगत गुरु और गुलजार को दिया गया है शायद, एक बार देख लीजिएगा बाकी इसको। हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी 24 का तो जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, और 25 का शायद जगत गुरु और गुलजार को जो है आपका दिया गया है। 23 वाला दिया गया था, सॉरी, हाँ 23 वाला जो है आपका, 23 वाला जो है आपका दिया गया था गुलजार को और आपका जगत गुरु रामचंद्र को, हाँ? इन्हें 23 वाला दिया गया था, दोनों को आप देखेंगे तो 2023 वाला दिया गया था, 58 नंबर दिया गया था, है ना, 58 नंबर दिया गया था। यहाँ पर इसने 24 वाला पूछा है, 59 पूछा है ना, 59th नंबर पूछा है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना, 59th पूछा है यहाँ पर, ठीक है। 23 वाला है गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी विनोद कुमार शुक्ल को जो है आपका दिया गया है 59वां वाला, ये आपको ध्यान रखना है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के लिए, है ना, हिंदी साहित्य के लिए आपका विनोद कुमार शुक्ल को जो है आपका दिया गया है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी तो यहाँ पर पूछेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। हाँ, सतपुड़ा के कथन में जो है कौन सा सही है ये आपको बताना है, सतपुड़ा के संबंध में। पहला बोल रहा है सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है राजपीपला कहलाता है, बिल्कुल सही कहा है भाई, राजपीपला कहलाता है ना, पढ़ा है ना आपने। हाँ पहला वाला बिल्कुल सही है, राजपीपला कहलाता है, जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, बड़वानी वाला इलाका आप देखेंगे, है ना, राजपीपला है, 3 हिस्सों में आपका बटी हुई है। राजपीपला की पहाड़ी जो है आपका फर्स्ट वाला आपका राजपीपला की पहाड़ी है ना। फिर आप देखेंगे बीच में छोटी कटे फटे आपके मिलेंगे, है ना, बीच में कटे फटे भी आपको मिलते हैं छोटे छोटे, और हाइट ज्यादा 900 ही है, ये भी सही है आपका। फिर है वेस्टर्न पार्ट, बिल्कुल जो आपका महादेव पर्वत वाला है वेस्टर्न पार्ट, 1325 के आसपास है उसकी ऊंचाई, क्योंकि धूपगढ़ वहीं पर आता है।
फिर है मैकाल रेंज, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विंध्या और ये भी बिल्कुल सही है। एक समय रहा होगा कि वो दोनों आपस में जुड़ी थी, ये मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर साइड में। यहाँ पर चारों जो है सही हैं, चारों यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भाई अमरकंटक के पास में आप देखेंगे दोनों मिल जाते हैं, है ना। अमरकंटक के पास में आप देखेंगे दोनों पहाड़ियां जो हैं मिल जाती हैं। एक समय रहा होगा ये सब एक ही पहाड़ी रही होगी, मैंने ये भी बताया था आपको। अमरकंटक के पास में जो है आपकी मिलती हैं, है ना, अमरकंटक के पास में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर वन का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शोर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। चलो अगला है SC/ST एक्ट जो है 1989 का, ये किस माह में अधिनियमित हुआ था, ये आपको बताना है। महीना पूछ रहा है, महीना पूछ रहा है, किस माह में अधिनियमित हुआ था, ये आपको बताना है। वेस्टर्न कहां मैं बोल रहा हूं, कहां पे है, इसमें क्या लिखा है देखो, कहाँ पे है यहाँ पर। वेस्टर्न सतपुड़ा इज द 1325 मीटर मैक्सिमम हाइट, सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई, पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई। हाँ तो ठीक तो है। हम्म, धूपगढ़ वाला एरिया जो है वो आपका आ जाएगा ना, क्योंकि भाई आप देखोगे तो ये बीच में आएगा ना, ये पूरा सतपुड़ा है भाई, ये आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये जो मिड वाला है वेस्टर्न ही तो कहलाएगा इसके उसके में देखोगे रेफरेंस। सही है वो, सही है वो बिल्कुल। हाँ सितंबर में, कितने सितंबर को भाई बता दो। हाँ कितने सितंबर को, 11 सितंबर। हाँ 11 सितंबर याद रखिएगा भाई, 11 सितंबर को जो है आपका अधिनियमित हुआ था ये, 11 सितंबर को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। 11 सितंबर 1989 को एक तरह से सरकार ने, संसद ने जो है वो किया था। हाँ लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 से, है ना। लागू जो हुआ था 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था, 30 जनवरी 1990 से आप देखेंगे लागू हुआ था ये, है ना, इफेक्ट में आया था। लेकिन पास जो हुआ वो आपका कब हुआ, 1989 को जो है पास हुआ था 11 सितंबर को। चलिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार आपका भारतीय क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर प्रथम 3 जिले कौन से हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। अभी तक देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है ना, 2 साल में आती है, 2025 वाली जो है वो आपकी 26 अक्टूबर तक आती है जनरली। तो अभी आपको 23 की रिपोर्ट ही पढ़नी है, फिर से मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट रिपोर्ट 23 की पढ़नी है, क्योंकि लेटेस्ट वाली 25 की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। ठीक है, हाँ सबसे घने जंगल कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा रहा है। घने जंगल जो है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा। हाँ चलिए बताइए, घने जंगलों के लिए 40 का बी, मरिया बालाघाट श्योपुर। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सही होना चाहिए वैसे तो, हाँ जो आंसर की इसने दी है हमें वो दी है उमरिया बालाघाट श्योपुर। उमरिया बालाघाट श्योपुर जो है एमपीबीएससी ने इसकी आंसर की दी है, और बाकायदा पीएससी ने जो है आपका यहाँ पर आंसर की जो है ये दे रखी है ना, उमरिया बालाघाट श्योपुर दे रखा है। जनरली होना चाहिए आपका यहाँ पर बालाघाट श्योपुर उमरिया होना चाहिए, अगर आप परसेंट वाइज देखेंगे मेरे हिसाब से।
लेकिन पीएससी ने आंसर की जो है ये दे रखी है। हो सकता है उसने सीक्वेंस ना पूछा हो, है ना, उससे सीक्वेंस नहीं पूछा, उसने जिले पूछे हो, इसलिए सीक्वेंस नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर जिले जो है अलग अलग दे रखे हैं। करेक्ट सीक्वेंस अगर पूछता तो वैसे तो बालाघाट का होगा, देन आपका श्योपुर होगा, देन आपका उमरिया होगा, ये करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। लेकिन उसे सीक्वेंस ना पूछ के क्या है जिले पूछे हैं, तो वो आपका होगा, है ना। हाँ हाँ, तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही होगा, क्योंकि बालाघाट में 53.44 के आसपास में शायद वन आवरण है। करेक्ट सीक्वेंस अगर होता तो फिर आंसर वो होता। चलिए, बोल रहा है विच टू सेंसर हेल्प मोबाइल डिस्प्ले चेंज बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। आपने देखा ना मोबाइल में, कभी वीडियो देखना हो तो ऐसे करोगे तो भाई आपका वीडियो फिर ऐसे दिखने लगता है ना। तो वो आपको पूछा जा रहा है कौन सा सेंसर होता है जिससे आपका वो चेंज करता है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका एक्सेलेरोमीटर है, और गायरोस्कोप है, आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मैग्नेटोमीटर है, बैरोमीटर है और गायरोस्कोप है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका एक्सेलेरोमीटर आपका है। ये क्या करता है, लीनियर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी को नापता है एक्चुअल में। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, ये जो एक्सेलेरोमीटर है लीनियर लीनियर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी को नापता है, ग्रेविटी को नापता है आपका ये, हाँ ना। तो एक तरह से इसे पता चलता है कि फोन ऊपर उठा हुआ है या फिर आपका नीचे झुका हुआ है ना। तो उसके हिसाब से वो क्या करता है, आपका डिसाइड कर लेता है हॉरिजॉन्टल है या फिर आपका वो है। साथ में आपका जो गायरोस्कोप है एक्चुअल में क्या है, गायरोस्कोप जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, एंगुलर वेलोसिटी, घूर्णन जिसे कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इसको नापता है, एंगुलर वेलोसिटी को नापता है, उड़न को नापता है, कितना डिग्री घूमा हुआ है फोन, उसको नापता है गायरोस्कोप, है ना। उसको नापता है गायरोस्कोप। तो रोटेशन में एक्चुअली में हेल्प करता है कि कितना झुका है, इतने डिग्री होगा तो उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल कर देगा या वर्टिकल कर देगा। तो ये एक्सेलेरोमीटर और गायरोस्कोप यहाँ पर सही होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी तो है आपका, आपने देखा होगा कान पर लाते ही आपका क्या है, लाइट बंद हो जाती है ना। भाई एक लाइट बंद जो हो जाती है फोन की, है ना, टच को पास में लाके लाने पर, है ना, तो वो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। कैमरे के पास में ही आप देखेंगे आपका सेंसर होता है, उंगली आप लेके जाइए मोबाइल की लाइट बंद हो जाएगी अपने आप, है ना। तो एक तरह से स्क्रीन की लाइट बंद हो जाती है कॉल के दौरान जब फोन कान पे लगता है, तो ताकि कुछ टच वो वाला काम ना हो, है ना। रही बात मैग्नेटोमीटर की, तो ये आपका क्या है, कंपस है ना, कंपस दिशा बताता है, कंपस है ये दिशा बताता है आपकी, है ना। फिर है आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर जो है ये आपका क्या है, आपका प्रेशर एक्चुअल में आप देखेंगे, है ना, दबाव जो होता है वायुमंडलीय वो बताता है। आपका एल्टीट्यूड जो है उससे पता चलता है। तो ये आपके क्या है, सबके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया किसका क्या काम है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, इंडस्ट्रियल एरिया दे रखे हैं प्रपोज में। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए, तो भाई ग्वालियर आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ग्वालियर देख रहे हैं। ग्वालियर में सैमली काकड़ दे रखा है, मंदसौर मोहाना है, मुरैना मवई है, धार लालबाग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई धार जिले का पीतमपुर तो आप जानते ही हैं, है ना, पीतमपुर के पास में ही लाल बाग आता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, पीतमपुर के पास में ही आप देखेंगे लाल बाग आता है ना। पीतमपुर डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना, पीतमपुर। आप पढ़ेंगे आगे चल के पीतमपुर को डेट्रॉइट, भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, है ना, भारत का डेट्रॉइट के नाम से जो है, के नाम से जाना जाता है, ट्राइड के नाम से, है ना, पीतमपुर जो कि धार में ही आता है। वहीं पर लालबाग भी आपको मिलेगा, है ना। रही बात आपकी मुरैना की, तो मुरैना में आप देखेंगे आपका मवाई करके है ना, मुरैना का मवाई है, ये भी इसका सही है, यहीं पर है मुरैना का मवाई, ठीक है, मुरैना का मवाई करके है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और फूड प्रोसेसिंग वाला है। और रही बात ग्वालियर की, तो ग्वालियर का है आपका मोहना करके है,
है ना, ग्वालियर का मोहना करके है, और रही बात बचा हुआ मंदसौर का फैमिली खंड है। तो भाई ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलो, क्लियर ये चीज। ये इंडस्ट्रियल एरिया अभी हम पढ़ेंगे जो इकोनॉमी में, तो वहां पर आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वहां पर आप अभी पढ़ोगे तो वहां पर आपका क्या है, चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरी की पूरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 2021 में मध्य प्रदेश में ज्वार उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। ज्वार उत्पादन की बात हो रही है बेसिक के। अब आप बोलोगे कि सर बहुत पुराना डेटा दे दिया है, तो ऐसा नहीं है भाई साहब, है ना। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर 2025 नवंबर के आसपास में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना डेटा पूछेगा। कई बार क्या होता है, डेटा जो उपलब्ध होते हैं उसके बेसिस पे भी वो कई बार क्या करता है, पूछ लेता है। जरूरी नहीं है कि जो साल चल रहा है वही लेटेस्ट ईयर के डेटा उपलब्ध हो, जो भी डेटा अवेलेबल होगा उस हिसाब से पूछ लेगा। तो ये मत सोचना कि भाई 24-25 का ही पूछेगा, हो सकता है आपको पिछले इकोनॉमिक सर्वे का पूछ ले, या जो डेटा अवेलेबल हो उसके हिसाब से पूछ ले, है ना। तो ज्वार के उत्पादन से रिलेटेड जो है आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। बताइए क्या होगा। हाँ, पढ़ा है किसी ने ये क्वेश्चन को कि नहीं पढ़ा है। चलिए, तो ज्वार मतलब सरगम, है ना। इसकी खेती आप देखेंगे तो जनरली कम पानी वाला एरिया होता है। अभी हम इकोनॉमी में जब पढ़ेंगे तो जो कम पानी वाला एरिया होता है ना, कम पानी वाला एरिया होता है वहां पर इसकी खेती होती है। जो ड्राई एरिया है ना, वहां पर इसकी खेती होती है ज्वार की, है ना। सूखा एरिया होता है ना, वहां पर आपकी इसकी खेती होती है। और ऑप्शन आप खुद ही सोच लो भाई, कहां पर सूखा एरिया होगा। हाँ, पहला बोल रहा है स्टेट का रैंक थर्ड है, फिर है प्रदेश ज्वार में पांचवा है, फिर राज्य में सबसे ज्यादा जो है हिंडोरी है, फिर आपका भिंड ग्वालियर जो है मेजर प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर डी आपका क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे, जैसे मैंने हिंट दे दी, कम पानी का एरिया है ना, कम पानी का एरिया, सूखा एरिया, तो जो चंबल इलाका है खासकर, है ना, भिंड मुरैना ग्वालियर, यहाँ पर आप देखेंगे आपका होता है ज्वार, है ना, sorghum जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना, ज्वार को sorghum के नाम से जाना जाता है। चलिए, मेघनाथ फेस्टिवल जो है गोंड ट्राइब के द्वारा किस महीने में मनाया जाता है। ये भी मैंने बोला था कि भाई महीने हिंदी वाले याद कर लेना। आ गया देखो हिंदी वाला महीना। मेघनाथ पर्व जो है कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व जो है कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो जनरली आप देखेंगे गोंड और कोरकू दोनों मेघनाथ मनाती हैं, ये तो आपने पढ़ा ही था ना। गोंड एंड कोरकू दोनों ही मेघनाथ पर्व जो है आपकी मनाती है, ये आप याद रखिएगा। रही बात मेघनाथ पर्व की, तो जाहिर सी बात है रावण के पुत्र थे, इन्हें अपना रक्षक मानती है गोंड जो जनजाति है ना, अपनी समृद्धि के लिए, अच्छी फसल के लिए मनाती है। फागुन का महीना आप देखेंगे, है ना, फागुन का महीना जो होता है होली का समय जब होता है ना, फागुन का माने होली का समय, होली के आसपास का समय, होली के समय पर आप देखेंगे ये जो है आपका मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा फागुन के महीने में। और लकड़ी के खंबे जिसे मेघनाथ खंब कहा जाता है, गाड़ा जाता है, उसकी पूजा अर्चना जो है बकायदा की जाती है। मुख्य एरिया देखेंगे तो कौन सा एरिया, छिंदवाड़ा वाला एरिया हो गया, है ना, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, है ना, बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा एरिया, बालाघाट एरिया, ये जो है मेन एरिया के रूप में इनके जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिवनी हो गया जो प्रमुख क्षेत्र आपका है, ठीक है। तो फागुन का महीना यानी होली का समय। चलिए, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। शीत ऋतु की बात हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, शीत ऋतु, विंटर की बात हो रही है यहाँ पर। विंटर सीजन के बारे में कौन सा है। पहला बोल रहा है विंटर में कि भाई वायु दाब निम्न होता है। एयर प्रेशर बोल रहा है यहाँ पर क्या है आपका वो है। अब एक चीज तो आपको पता है कि भाई टेम्परेचर और एयर प्रेशर में उल्टा संबंध होता है ना।
टेम्परेचर और एयर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो आपको पता ही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर जो होगा वो घटेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो एयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है ना। तो उस हिसाब से क्या होगा भाई, ठंड का समय है, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो भाई एयर प्रेशर कम होगा क्या, नहीं। एयर प्रेशर लो होगा दिसंबर में, नहीं, क्योंकि भाई टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर तो ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है ज्यादा सटीक बैठता है ना, कि जनवरी में उच्च दाब होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो भाई कि भाई जब टेम्परेचर ज्यादा होगा एयर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा। जनवरी में ही सबसे कम टेम्परेचर होता है, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका एयर प्रेशर होगा, खत्म बात हो जाती है। चलो, ये ऑप्शन भी देख लो, बोल रहा है रात जो होती है छोटी होती है, तो ऐसा होता है क्या? हाँ, जबकि सर्दियों की रात कैसी होती है, लंबी होती है ना। हाँ, सर्दियों में रातें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, छोटी थोड़ी होती हैं। गर्मियों में रातें छोटी होती हैं। हाँ, गर्मियों में रातें लंबी होती हैं, छोटी होती हैं, है ना, जबकि यहाँ पर बोला छोटी होती है। चलो, अगला है कुंवर चैन सिंह जो है आपका किस रियासत से संबंध रखते थे, ये आपको बताना है। कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह जो है किस रियासत से संबंध रखते थे? रही बात 1857 की क्रांति, है ना, तो उनसे पहले ही इन्होंने क्या है आपका वो छेड़ दिया था। और 1824 में, मुझे जहां तक याद है, 1824 में ही इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, 1824 में, है ना। तो ये जो थे नरसिंहगढ़ रियासत से बिलोंग करते थे, नरसिंहगढ़ रियासत से बिलोंग करते थे, और पॉलिटिकल एजेंट करते थे मैडहॉक करके, है ना, मैडहॉक करके एक पॉलिटिकल एजेंट थे, मैडहॉक करके, इनसे इनका झगड़ा हो गया था। मैडहॉक करके पॉलिटिकल एजेंट था ये, है ना, इनसे इनका झगड़ा हो गया था, अनबन हो गई थी। बाद में फिर सीहोर का जो आपका सीहोर का दशहरा मैदान है वहां पर अंग्रेजों से लड़ते हुए वो हो जाते हैं। और सीहोर में इनकी छतरी भी है ना, सीहोर में इनकी स्मारक के रूप में छतरी जो है बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि कुंवर चैन सिंह, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, चतुर्भुज नाला जो है रॉक प्री हिस्टोरिक जो है, जो कि भीमबेटका से भी मैंने आपको पढ़ाया है, काफी बड़ा है। और ये कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा रहा है। चतुर्भुज जो रॉक वाला है, ये कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा रहा है। याद कीजिए, अभी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। हाँ, अभी हिस्ट्री में पढ़ा है ना हमने, याद है, भूल गए? कितने लोगों को याद है, जल्दी से हाथ उठा के बताओ भाई। अभी पढ़ाया था हिस्ट्री में, कहा था मैंने कि भीमबेटका से भी बड़ा एरिया में फैला है चतुर्भुज नाला। बिल्कुल, मंदसौर में स्थित है चतुर्भुज नाला, याद रखिएगा कहां पर है, मंदसौर में स्थित है चतुर्भुज नाला। और भीमबेटका से भी बड़ा हुआ है। मंदसौर का कौन सा तहसील? भानपुरा तहसील में आपका ये आता है ना, भानपुरा तहसील में मंदसौर के ये आता है चतुर्भुज नाला, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भीम लगभग 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और भीमबेटका के समकालीन है ना, भीमबेटका के कंटेम्पररी माना जाता है, समकालीन माना जाता है ये भी आपका। और 5 किलोमीटर जैसे ब्रॉड एरिया में जो है आपका फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गेरू, सफेद रंग, पीले रंग, है ना, अलग अलग आपका वो मिलते हैं। और रमेश कुमार पंचोली करके जो थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, है ना, रमेश कुमार पंचोली करके, रमेश कुमार पंचोली और उनके साथी थे, इन्होंने खोज की थी इसकी, ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि खोज किसने की थी, तो 1977 के आसपास में इसकी खोज हुई थी, 1977 में। चलिए, गुडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खान से युद्ध करते हुए
कब आत्म बलिदान दिया, ये आपको बताना है। रानी दुर्गावती की बात हो रही है यहाँ पर, रानी दुर्गावती, जी हाँ, रानी दुर्गावती ने कब बलिदान दिया था, ये आपको पूछा जा रहा है। हम्म, चलिए तो बता होना चाहिए गोंडवाना साम्राज्य, मतलब आपका गड़ा कटंगा 1564, याद रखना है गड़ा कटंगा 1564 को, गड़ा कटंगा 1564, है ना। और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण नहीं किया, है ना। इन्होंने आपका नरवाई नर्राई नाला करके है आपका, वहां पर मोर्चा संभाला, एक तरफ आपका पहाड़ी, एक तरफ आपका नर्मदा नदी, है ना, नराई घाटी करके है, वहां पर बकायदा युद्ध में घुस गई। और 24 जून 1564, 24 जून 1564, ये जो है रानी की आंख में गर्दन पर तीर लगता है ना। उसके बाद फिर आपका खुद ही की कटार से जो है आपका वो कर लेती हैं। और जाहिर सी बात है आपका 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। 24 जून बलिदान दिवस, बलिदान दिवस, ठीक है, रानी दुर्गावती, है ना। और दुर्गावती म्यूजियम भी है ना, कहाँ पर है, जबलपुर में ही है म्यूजियम, है ना, जबलपुर में ही इनकी समाधि भी है, समाधि भी जबलपुर में है रानी दुर्गावती की। और म्यूजियम भी आपको याद रखना है ना, संग्रहालय जो है, संग्रहालय जो है आपका जबलपुर में, समाधि भी जबलपुर में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। हाँ, भंवरताल गार्डन के पास में। चलिए अगला है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज वॉट एवर कम विद जनरल पावर कम अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड विच, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक निर्धारित करना पर्यावरण संरक्षण के तहत जो है किसके पास शक्ति दे रखी है, कौन डिसाइड करता है, स्टैंडर्ड मानक कौन डिसाइड करता है, तो आपने पढ़ाई है ना। हाँ, धारा 3 पढ़ी है, सेक्शन 3 भूल रहे तो नहीं, सेक्शन 3 धारा 3 पढ़ा है आपने। धारा 3 में क्या है, केंद्र सरकार की शक्तियां, सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियां, जिसमें आपका मेंशन किया गया है कि भाई मानक होगा फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का, पानी का, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का, केंद्र सरकार एक स्टैंडर्ड तय करेगी, है ना। धारा 3 आप पढ़ोगे, एक बार देख लीजिएगा, धारा 3 में ही मेंशन है आपका ये। चलिए अगला है यहाँ पर, विच पद्मश्री अवार्ड रिसिप्ट इन 2025 बेस्ट प्रिपेयर एंड निमाड़ी डिक्शनरी एंड ग्रामर, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड में, है ना। निमाड़ी के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है ना। शब्दकोश के लिए क्या नाम है उनका, ये आपको बताना है। चलिए क्या नाम है उनका, भेरू सिंह चौहान है, जगदीश जोशीला है, हरचंदन सिंह भट्टी है, या बुधेंद्र सिंह है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो श्री जगदीश जोशीला, जगदीश जोशीला जो है इन्हें मिला है ना। इन्होंने बकायदा आपका क्या है डिक्शनरी एक तरह से निमाड़ी जो है वो आपकी बनाई, और उसके लिए आप देखेंगे, है ना, या निमाड़ी के जनक के रूप में आप देखेंगे जाने जाते हैं जगदीश जोशीला करके, है ना, निमाड़ी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 50 से ज्यादा किताबें निमाड़ी में जो है आपकी लिखी हैं, 5 दशकों में काफी ज्यादा लेखन जो है इन्होंने निमाड़ी भाषा में किया है, और ये इसके लिए जो है जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये थी आज की एक एफएलटी जो आपको याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबको कम से कम 2-2 3-3 बार आप करिएगा, आराम से क्या है यहाँ से आपके बढ़िया क्वेश्चन फंसने वाले हैं एग्जाम में 101%। और एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आप कर लेंगे, तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट से आपका रिवीजन भी होगा। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें MCQ आपको मिलने वाले हैं। 20 FLT में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।